नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 पृष्ठ रसायन और इसका चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है अधिशोषण एवं उत्प्रेरण। और इसका एक लेक्चर मैंने आपको दे दिया है और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया है अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है और अधिशोषण की ऊष्मागतिकी के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम लोग समझेंगे अधिशोषण के प्रकार और इसके साथ ही साथ अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप आज अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर। अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर क्या होता है, तो एक तरफ डालेंगे आप लोग, पहले हेडिंग डालेंगे अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर। तो मैं आपको अंतर पहले ऐसे ओरल में बताता हूँ और उसके पश्चात स्लाइड आपकी बोर्ड पे लगा दी जाएगी और आप उस स्लाइड से नोट कर लेंगे और हैंड रिटन नोट्स आपका स्वयं अपने हैंड द्वारा आप तैयार कर लेंगे अपनी राइटिंग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवशोषण क्या होता है और अधिशोषण क्या होता है। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण एक पृष्ठीय क्रियाकलाप है। अवशोषण क्या होता है? एक पृष्ठीय घटना है। इसमें अधिशोषण में क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं वो बाहरी कण पृष्ठ से क्रिया करते हैं, यानी पृष्ठ पर ही आकर के जम जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। अर्थात ये हमारी एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण क्या है? एक पृष्ठीय घटना है। जबकि अवशोषण क्या है? पृष्ठीय घटना नहीं है। अवशोषण पूरे परमाणु में होती है। अवशोषण पूर्ण परमाणु में होने वाली घटना है। अवशोषण क्या है? पूर्ण परमाणु में घटना, या हम कह सकते हैं या माध्यम की घटना है, या पूर्ण परमाणु में होने वाली घटना। इसमें जो अवशोषण क्या होता है, जैसे ये कण आ रहे हैं तो इसमें ही अवशोषित हो जाएंगे। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है भैया? अवशोषण अधिशोषण में क्या होता है, जो कोई द्रव है, ये द्रव है तो मान लेते हैं ये द्रव हमारा भरा हुआ है इसमें, और द्रव के पृष्ठ पर जहां पर अधिशोषण की क्रिया संपन्न हुई है, जहां पर अधिशोषण की क्रिया संपन्न हुई है वहां की सांद्रता ज्यादा होगी अन्य द्रव की अपेक्षा। अन्य यानी सभी यहाँ जो द्रव होता है इस द्रव की सांद्रता ज्यादा होगी अन्य जगहों की सांद्रता की अपेक्षा। और इसमें क्या होती है, जाहिर सी बात है यहाँ से जो कण आ रहे हैं वो प्रवेश करेंगे पूर्ण पदार्थ में, पूर्ण द्रव्यमान में, पूर्ण माध्यम में। तो इसमें सांद्रता हमारी क्या रहती है? युगल रहती है। इसमें सांद्रता हमारी बराबर ही रहती है। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट क्या आता है? अधिशोषण में, अधिशोषण क्रिया में क्या होता है? बंध का निर्माण होता है। अधिशोषण में बंध बनते हैं। यहाँ पर ये सतह और इन कणों के मध्य जो है बंध का निर्माण होता है। सतह और कणों के मध्य बंध का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। तो सिंपल सी बात, अधिशोषण में ऊर्जा मुक्त होती है। और अवशोषण में क्या होता है भैया? ये कण सीधे सीधे इसके अंदर घुल जाते हैं, किसी माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये बंध नहीं बनाते, यहाँ पर माध्यम में प्रवेश कर गए परंतु अवशोषित हो गए हैं, इन्होंने बंध नहीं बनाया, तो यहाँ पर कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। इसके साथ साथ यदि यहां से हम देखना चाहें, इस पदार्थ को हम हटा सकते हैं। अधिशोषण में अधिशोषक को हटाया जा सकता है, इस पदार्थ को हम रिमूव कर सकते हैं, परंतु इसमें इस पदार्थ को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, अधिशोषक में हम अधिशोष्य पदार्थ को अलग कर सकते हैं, जबकि अवशोषण में अवशोष्य पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। ये कुछ अंतर हैं। तो मैं स्लाइड पे लगाता हूं, आप लोग इन सभी को नोट करेंगे। तो स्लाइड पे लगाते हैं पहले। चलो,
स्लाइड पे लगा दिया गया। फिर उसके पश्चात अब हम लोग समझेंगे अवशोषण के प्रकार, सॉरी अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? तो अधिशोषण होता कितने प्रकार का है? अधिशोषण के प्रकार चलो अधिशोषण के प्रकार समझते हैं हम लोग। तो अधिशोषण होता कितने प्रकार का है? तो अधिशोषण आपका जनरली जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और एक होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। कौन सा अधिशोषण भौतिक अधिशोषण होता है? भौतिक अधिशोषण किससे कहते हैं? जनरली यदि हम समझना चाहें, भौतिक अधिशोषण वो अधिशोषण होता है जो स्वतः ही, जिसमें जो स्वतः ही ऑटोमेटिक, यानी इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, वह अधिशोषण, जिस अधिशोषण में कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है, कहलाता है भौतिक अधिशोषण। ये सिंपल सी बात हो गई। यदि इसे समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार के अधिशोषण में क्या होता है, इस प्रकार के अधिशोषणों में जो मुक्त पृष्ठ होता है, मुक्त पृष्ठ से जुड़ने वाले जो अधिशोष होते हैं वो एक दुर्बल बलों से जुड़े होते हैं। उनके मध्य भाई यहाँ पर ये अधिशोष है और ये हमारा मुक्त पृष्ठ है। ये अधिशोषक से अधिशोष एक दुर्बल बल द्वारा जुड़े होते हैं। जो बल इनके मध्य लगता है उसे हम कहते हैं वांडर वाल बल, वांडर वाल बल। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक से अधिशोष के पदार्थ, अधिशोषक सतह से अधिशोष के पदार्थ एक दुर्बल बल द्वारा जुड़े होते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। और भौतिक अधिशोषण को ही वांडर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं, वांडर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं। भौतिक अधिशोषण को ही हम वांडर वाल्स अधिशोषण कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, उस यानी वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक की सतह से अधिशोष के पदार्थ एक दुर्बल बल द्वारा जुड़े होते हैं, दुर्बल बल द्वारा बंधे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण या वांडर वाल्स अधिशोषण कहते हैं। तो मैं इसको स्लाइड पे लगाता हूं, तो डेफिनेशन आप लोग स्वयं नोट करेंगे। चलो अब बात आती है, हम भौतिक अधिशोषण के कुछ लक्षण पढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण है जो कहाँ कहाँ पर निर्भर कर सकता है। अच्छा, सिंपल सी बात यहाँ पर जो है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर अधिशोष और अधिशोषक सतह के मध्य दुर्बल बल लगता है, बहुत कम बल लगता है, ये होता है। तो इसके पश्चात हेडिंग डालेंगे आप लोग। हेडिंग क्या डालनी है आपको, भौतिक अधिशोषण के गुण। भौतिक अधिशोषण के गुण क्या होते हैं? तो भौतिक अधिशोषण के गुण, तो चलें, भौतिक अधिशोषण के गुणों में पहला गुण जो आपका आता है अविशिष्ट प्रकृति। इसमें अविशिष्ट प्रकृति, भौतिक अधिशोषण के गुणों में पहली जो प्रॉपर्टी है अविशिष्ट प्रकृति। तो अवशिष्ट प्रकृति क्या होती है इसे समझना है। अवशिष्ट प्रकृति, अवशिष्ट प्रकृति, जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें ये जो सतह होती है, ये अधिशोषक की सतह पर, ये भौतिक अधिशोषण अधिशोषक की सतह पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यहाँ पर सतह का विशिष्ट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर अधिशोषक सतह की विशिष्टता पर कोई भी
ध्यान नहीं दिया जाता है या यहाँ पर अधिशोषक की सतह की विशिष्टता कोई भी मायने नहीं रखती है, तो पहला गुण आपका होता है अवशिष्ट प्रकृति। अवशिष्ट प्रकृति में मतलब जहाँ पर अधिशोषक की सतह की कोई भी अधिशोषक की सतह मायने नहीं रखती है, चाहे जैसा भी अधिशोषक पृष्ठ हो, यहाँ पर चाहे जैसा भी अधिशोषक पृष्ठ हो, अधिशोषक पृष्ठ चाहे अधिशोषक पृष्ठ जो है बाह्यतम जो उपस्थित वायुमंडल में कण हैं, इन कणों पर चाहे ज़्यादा बल लगाए चाहे कम बल लगाए, इससे भौतिक अधिशोषण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अवशिष्ट प्रकृति में सिंपल सी बात, यानी जिसमें भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर कोई भी निर्भरता नहीं होती है। चलो, अधिशोषक की सतह पर कोई भी निर्भरता नहीं होती, ये हुआ। फिर इसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो आता है आपका अधिशोष की प्रकृति या गैस की। देखिए, अब इसमें पहले पॉइंट में बताया गया है अधिशोषक की प्रकृति पर तो निर्भर नहीं करेगा, अवशिष्ट प्रकृति बताई थी ना। अवशिष्ट प्रकृति में मैंने क्या बताया, अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, और ये स्लाइड में लगा है, स्लाइड में लिख भी सकते हैं आप लोग। फिर बात आती है अधिशोष या गैस की प्रकृति। अधिशोष या गैस की प्रकृति। अच्छा, जनरली जो अधिशोष होते हैं वो अधिकतर गैस ही होती हैं, क्योंकि गैस में जो कण उड़ते रहते हैं, गैसों के कण, भाई जो गैस हैं, गैसों में जो कण उड़ते हैं वही हमारे द्रव या पिंड द्रव्य से क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है गैस अधिशोष या गैस की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है। अधिशोषक से तो यहाँ पर अधिशोषक की निर्भरता नहीं है, अधिशोषक की निर्भरता नहीं है, परंतु अधिशोष या गैस की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है। एक क्रांतिक ताप होता है, गैसों को क्रिया करने के लिए, गैसों को बांधने के लिए एक क्रांतिक ताप होता है जो निश्चित किया जाता है गैस के नियमों में। गैस के नियमों का एक क्रांतिक ताप होता है जिस ताप पर गैसें क्रिया कर सकती हैं। तो गैस जो अधिशोषण की क्रिया होती है, जिन गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है, जिन गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है वो गैसें अधिशोषण में कम भाग ले पाती हैं, वो ज़्यादा अधिशोषण नहीं करती हैं, और जिनका क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है वो ज़्यादा मात्रा में अधिशोषण की क्रिया कर सकती हैं। यानी जिन गैसों का क्रांतिक ताप मैंने आपको बताया है, गैसों के नियमों में जो बताया जाता है कि ये गैस हैं जो गैस को प्रभावित करते हैं, गैसों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उसमें क्रांतिक ताप को डिफाइन किया गया है। तो क्रांतिक ताप यानी जिन गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो आसानी से ही क्या करती हैं, अधिशोषण कर लेते हैं, और जिनका क्रांतिक ताप कम होता है वो आसानी से अधिशोषण नहीं कर पाती हैं। सिंपल सी बात यह है अधिशोष या गैस की प्रकृति में। फिर देखिए हम लोग समझते हैं, फिर आते अगला पॉइंट जो आता है आपका, अगले पॉइंट में आता है उत्क्रमणीय प्रकृति या उत्क्रमणीय प्रकृति। इससे पहले आता है अधिशोषण एंथैल्पी। अधिशोषण एंथैल्पी किस प्रकार निर्भर करती है, अधिशोषण एंथैल्पी। और ये जो हैं भौतिक अधिशोषण के सभी गुण, मैं जो बता रहा हूँ भौतिक अधिशोषण के सभी गुणों के बारे में बात कर रहा हूँ। आयनन एंथैल्पी मतलब ये होता है अधिशोषण के समय में, भौतिक अधिशोषण के समय में एंथैल्पी मतलब होता है ऊर्जा। सिंपल सी बात, एंथैल्पी मतलब होता है ऊर्जा। तो यहाँ पर बताया गया अधिशोषण एंथैल्पी कैसी होगी, तो सिंपल सी बात यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ पर दुर्बल बल से जुड़े थे, ज़्यादा बल नहीं होता, यहाँ पर कोई बंध का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर कोई बंध नहीं बनते हैं। वह सिंपल सी बात ये भी कह सकते हो, लिखना चाहो, यानी उस प्रकार वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य कोई भी बंध नहीं बनता है, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष के मध्य कोई भी बंध नहीं बनता है, भौतिक अधिशोषण कहते हैं।
भौतिक अधिशोषण। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सतह, यहाँ पर अधिशोषक की सतह और अधिशोष के मध्य, अधिशोषक की सतह ये हो गई हमारी और अधिशोष ये हो गया। अधिशोषक की सतह एवं अधिशोष के मध्य जब यहाँ पर कोई बंध नहीं बन रहा है परंतु ये जुड़ रहे हैं, तो मतलब बंध बनते हैं, ये हम कह सकते हैं। जो हमारी रासायनिक विज्ञान की नज़र से कुछ भी यहाँ पर बंध बनते हैं वो दुर्बल बंध बनते हैं। तो जब दुर्बल बंध बन रहे हैं तो बंध हमारे कमजोर बन रहे हैं। जब बंध कमजोर बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो कम ही उत्सर्जित होगी। तो सिंपल सी बात ये लिखेंगे कि आयन भौतिक अधिशोषण में आयनन एंथैल्पी कम होती है। भौतिक अधिशोषण में आयनन एंथैल्पी कम होती है। अच्छा, जो अधिशोषण होती है वो आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर बंध बनते हैं और बंध बनने से स्थायित्व होता है, और जब स्थायित्व बढ़ता है तो ऊर्जा में आती है कमी। जब यहाँ पर स्थायित्व बढ़ेगा तो ऊर्जा में कमी आएगी। जो ऊर्जा में जो कमी आती है यहाँ पर वही ऊर्जा हो जाती है उत्सर्जित। और यहाँ पर जब स्थायित्व में ज़्यादा इन दोनों के मध्य ज़्यादा स्थायित्व नहीं आया है, इन दोनों यानी अधिशोषक एवं अधिशोष, ये हमारा जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ इसे देखें, ये जो है आपका अधिशोष से है, ये जो लाल वाले कण हैं ये अधिशोष से हैं, और ये जो सतह जैसी दिखाई पड़ रही है आपकी क्या है, अधिशोषक। इनके मध्य जो बंध तो बनते हैं परंतु इतने मजबूत बंध नहीं होते हैं जो अच्छा स्थायित्व प्राप्त कर सकें। जब ये अच्छा स्थायित्व नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर उस देखिए, जब बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जितना कमजोर बंध तो उतनी कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो सिंपल सी बात यहाँ पर भौतिक अधिशोषण में आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है, इसके पश्चात अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या बता रही है अगली प्रॉपर्टी। चलो अगली प्रॉपर्टी में देखें। अगली प्रॉपर्टी में कहा गया है, देखें, बोला गया है उत्क्रमणीय प्रकृति या अवशोषण। उत्क्रमणीय प्रकृति क्या होती है, देखें सिंपल सी बात यहां पर समझते हैं। अच्छा, भौतिक अवशोषण जो होता है उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। यदि हमने ठोस पदार्थ है उस पर कोई गैस के कण हमारे आ रहे हैं, ये अधिशोषण कर रहे हैं। ठोस पदार्थ में गैस के कण आ रहे हैं तो मान लेते हैं जो भी हमें प्राप्त होगा, जो भी अंततः जब ठोस प्राप्त हो या गैस प्राप्त हो, जो भी हमें अंततः जो मटेरियल प्राप्त हो ठोस या गैस का प्राप्त होगा, और इसमें कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, और यदि मैं एक कार्य करूं, यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दूं, इधर मैं टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ा देता हूँ भैया, जो हमें ठोस मान लेते हैं, इन दोनों से मिलकर के मुझे या तो ठोस प्राप्त हो जाए या तो मुझे पूर्ण रूप से गैस ही प्राप्त हो जाए इन दोनों की क्रिया करने से। और यदि मैं ठोस या गैस मान लेते हैं, मुझे ठोस प्राप्त हुआ या गैस प्राप्त हुआ, तो जब मैं ठोस को गर्म करूँगा तो ये ठोस क्या होगा, पुनः टूट जाएगा। भैया हमारा ठोस तो रहेगा ही, परंतु जो कण हमारे गैस के थे इसमें जुड़े हुए थे वो पुनः गैस के कणों में टूट करके वायुमंडल में चले जाएंगे। अर्थात ये हमारी रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकती है। तो इसीलिए भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण जो होती है आपकी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसके पश्चात जो आपका आता है ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो ताप का प्रभाव देखें। अगली हेडिंग डालेंगे ताप का प्रभाव। तो सिंपल सी बात, अभी जो मैंने आपको बताया था ताप के प्रभाव में क्या लिखना है। भौतिक अधिशोषण क्रिया में ताप बढ़ा देने पर, भाई अभी मैंने ताप को बढ़ाया था तब क्या हुआ था, जब यहाँ पर हमारा ठोस की सतह पर गैस ने अधिशोषण किया था तो हमें या तो यहाँ पर प्राप्त होगा ठोस प्राप्त होगा या तो गैस प्राप्त होगा, और कुछ ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और यदि मैं इधर थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा देता हूँ, ध्यान से समझें, यदि मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो यही रिएक्शन दोबारा पश्चिम यानी इधर से होने लगती है। यही ठोस जो है पुनः टूटने लगता है, किसमें, ठोस मान लेते हैं, यहाँ पर ठोस प्राप्त हो या गैस प्राप्त हो, वही टूटने लगता है गैस और ठोस को अलग अलग, ये दोनों अलग अलग होने लगते हैं। तो ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था में रिएक्शन जो होती है, ताप बढ़ाने पर साम्य उत्क्रमणीय रिएक्शन पश्चदिशिक स्थिति में होने लगती है, पश्चदिशिक स्थिति में होने लगती है। फिर उसके पश्चात आता है आपका दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होता है? दाब का प्रभाव देखें, दाब के प्रभाव को समझते हैं। तो सिंपल सी बात, दाब को जब हम बढ़ाते हैं, देखें यहां पर समझें, जैसे ये हमारे कण थे और ये, और ऊपर से मान लेते हैं हमने दाब एक ढक्कन रख दी, सिंपल सी बात है, और इस पर मैं प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो अधिशोषक सतह से जो हमारे अधिशोष, ये जो अधिशोष थे, ये जो क्रिया कर रहे थे, यहाँ से जो दाब लगेगा तो ये इसके साथ गंभीरता से यानी बहुत मजबूती से क्रिया करने लगेंगे, मजबूती से जुड़ जाएंगे। अर्थात दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। ये कुछ हमारे गुण थे भौतिक अधिशोषण के। उसके पश्चात दूसरा जो अधिशोषण बताया था मैंने, रासायनिक अधिशोषण, वो क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण को हम लोग समझते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं थोड़ा, और जो मैंने स्लाइड पे लगाए हैं ये सभी आप लोग नोट कर लिया करें, ताकि बहुत चीज़ आपको यहाँ से जो सेंटेंस नहीं क्लियर हो पाते हैं ये सब क्लियर होते रहें। चलो अब हम लोग समझते हैं रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, किस अधिशोषण को हम लोग रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, देखिए ये हमारा कोई पात्र है, और इस पात्र का ये मुक्त पृष्ठ है, और इसी मुक्त पृष्ठ को हम कहते हैं अधिशोषक सतह, अधिशोषक सतह कहते हैं। और अधिशोषक सतह से कुछ अधिशोष आ रहे हैं, ये अधिशोष आ रहे हैं, ठीक है। और इन अधिशोषियों ने अधिशोषक सतह के साथ बंध बना लिए हैं, आयनिक बंध या साथ संयोजक बंध, कैसे भी बंध बनाए हैं इन्होंने। यहाँ पर बंध का निर्माण हुआ है, यहाँ पर बंध का निर्माण हुआ है। तो जहां पर अधिशोषक सतह से अधिशोष पदार्थ, अधिशोष पदार्थ बंधों द्वारा जुड़ जाता है, जहां पर अधिशोषक सतह से अधिशोष पदार्थ बंधन जो है बंध बना लेता है, तो वहां पर होता है रासायनिक अधिशोषण। तो यहां पर लिखेंगे जब अधिशोषक सतह से अधिशोष पदार्थ बंध बना करके जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण। सिंपल सी बात आपकी ये है। तो इसे स्लाइड पे लगा रहा हूं, तो आप लोग नोट करें, कुछ डिफिनेशंस में स्लाइड पे लगा रहा हूं, देखें भैया। इसके पश्चात हम लोग इसके गुण भी पढ़ेंगे, 2 मिनट रुकेंगे। हाँ चलो, तो स्लाइड पे मैंने लगा दिया है। चलो कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अधिशोषण के गुण। रासायनिक अधिशोषण के गुण हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण के गुण पढ़ लिए हैं, रासायनिक अधिशोषण के गुण पढ़ लिए हैं, और हमने पढ़ा है अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप विधिवत रूप से फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, सिंपल सी बात, आप जाएँ हमारे प्लेलिस्ट में और सभी वीडियोज एक तरफ से देखिएगा। सभी वीडियोज आप एक तरफ से देखेंगे, और जिस प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री क्लास 12, ये हमारी प्लेलिस्ट है। और इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको एक तरफ से चैप्टर नंबर 1 से मिलेंगी क्रम से। आप उन सभी वीडियोज को देखिए, और मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा है। चलो फिर देखते हैं हम चीज़ें आगे कुछ। रासायनिक अधिशोषण के गुण, हेडिंग डालेंगे रासायनिक अधिशोषण के गुण।
रासायनिक अधिशोषण के गुण। कौन कौन से गुण होते हैं रासायनिक अधिशोषण में? तो सबसे पहली बात तो जो उसमें हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रकृति, अविशिष्ट, परंतु इसमें होगी विशिष्ट प्रकृति। तो सबसे पहला इसमें गुण डालेंगे विशिष्ट प्रकृति। विशिष्ट प्रकृति भैया रासायनिक अधिशोषण हमारा वहीं पर होगा जहां पर अधिशोषक, ये जो परत है, ये जो मुक्त पृष्ठ होता है, इसे हम कहते हैं अधिशोषक। जब ये अधिशोषक सतह अधिशोष से बंध का निर्माण करेगी, वहीं पर हमारा सहसंयोजक, वहीं पर हमारा रासायनिक अधिशोषण होगा। तो सिंपल सी बात, रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषक सतह एवं अधिशोष्य पदार्थ के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण होना चाहिए। पहली शर्त हो गई, यानी वही अधिशोषक पृष्ठ रासायनिक अधिशोषण कर सकता है जो अधिशोष्य पदार्थ के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा, सिंपल सी बात आपकी ये हो गई। फिर दूसरे पॉइंट में क्या आता है? दूसरे पॉइंट में आता है अधिशोष्य या गैस की। मैंने आपको इससे पहले जो बताया था भौतिक अधिशोषण में, अधिशोष या गैस की प्रकृति पर देखें भैया। अधिशोष या गैस की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति को मैंने सिर्फ ये बताया था, क्रांतिक ताप को लेकर चले थे हम लोग। हमने बताया था जिसका क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा वो भौतिक अधिशोषण उतनी ही आसानी से कर सकता है। परंतु यहाँ पर बंध निर्माण में ताप का कोई भी लेना देना नहीं होता है। बंध जब निर्माण होता है, बंध जो है ताप बढ़ाने से टूटते हैं। तो सिंपल सी बात, क्रांतिक ताप पर सभी अपक्रियाएं रिएक्शन कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो होता है ताप पर कोई भी निर्भरता नहीं होती है। सिंपल सी बात हम ये कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण में ताप का जो है कोई भी निर्भरता नहीं होती, ताप पर कोई भी निर्भरता नहीं होती है। यहाँ पर गैस की बंधन क्षमता को देखा जाता है। गैस की बंधन क्षमता जितनी अधिक होगी, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ये हमारी होती है अधिशोष या गैस की प्रकृति। फिर उसके पश्चात आता है आयनन एंथैल्पी। अधिशोषण एंथैल्पी कहते हैं। अधिशोषण एंथैल्पी। तो अधिशोषण एंथैल्पी क्या होती है भैया? अधिशोषण एंथैल्पी में इसमें मैंने बताया है, यहाँ पर जो होता है बंध का निर्माण होता है अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य। ये हमारा अधिशोष्य है। अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य बंध का निर्माण होता है। अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य जब बंध का निर्माण होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी वास्ट होगी, उत्सर्जित होगी। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं, रासायनिक अधिशोषण में आयनन एंथैल्पी या अधिशोषण एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग समझते हैं और चीज़ आगे बोल रहा है। इसके पश्चात अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। इसके पश्चात आपका अगला जो पॉइंट आता है अधिशोषण एंथैल्पी को हमने आता है इसके बाद आयनन एंथैल्पी। अधिशोषण एंथैल्पी तो समझ चुके हैं। अनुत्क्रमणीय तो अनुत्क्रमणीय प्रकृति क्या होती है भैया? यहाँ पर जो है बंध का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये अधिशोषक सतह है और ये अधिशोष्य है। इनके मध्य बंध का निर्माण तो हो गया, यानी ये जुड़ गए। परंतु इस बंध को तोड़ने के लिए उसमें क्या होता था, जरा सामने ताप को बढ़ाते थे तो रिएक्शन पश्च जिसके यानी उल्टी तरफ से होना स्टार्ट हो जाती थी। परंतु यहाँ पर हम ताप बढ़ाएंगे, इतना ताप बढ़ाएं कि ये बंध टूट जाए। तो इतनी जल्दी से हम इतने ताप को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग अधिशोषण की बात तो सिंपल वे में कर रहे हैं। साधारण जनरल की जब जनरल समय की बात की जा रही है तो वहाँ पर ताप नहीं बढ़ता है, ताप लगभग में स्थिर ही रहता है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर इधर उधर हो सकता है,
इतना ज़्यादा ताप नहीं हो सकता कि ये बंध टूट जाए। तो सिंपल सी बात हम ये समझेंगे, अधिशोषण एवं अधिशोष्य के मध्य बंध का निर्माण होता है, अतः इन बंधों को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ताप की जरूरत होती है, जो कि ताप नहीं मिल पाता है। सिंपल सी बात हम ये कहेंगे, अतः ये रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसके पश्चात हम लोग समझते हैं अधिशोष्य के जो है एंथैल्पी अनुत्क्रमणीय प्रकृति, और फिर आता है गैस की प्रकृति। सिंपल सी बात, गैस की प्रकृति यहाँ पर समझते हैं। गैस की प्रकृति देखें, गैस की प्रकृति कैसे निर्भर करता है। गैस की प्रकृति हम लोग लिख चुके हैं, और कुछ चीजें और गैस की प्रकृति और क्या रह गया है इसमें, और कुछ गुण हमने पढ़ाए थे। दाब का प्रभाव, यहाँ पर दाब का प्रभाव देखें क्या पड़ता है, दाब का या ताप का। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर पहले लिखेंगे ताप का प्रभाव। कुछ पॉइंट और थे हमारे, ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव भैया, जब ये ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने से इनकी ऊर्जा में होती है वृद्धि। इनकी जब ऊर्जा में वृद्धि होती है तो ये तो भागने का प्रयास करेंगे। ये क्या करते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। तो ताप बढ़ा देने से यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण कम हो जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा बढ़ रही है और इधर से ये जुड़ना चाह रहे हैं, परंतु इनकी ऊर्जा अधिक है, जो कि यहाँ से बराबर मिलती जा रही है। और जब तक ऊर्जा कम नहीं होगी तब तक ये बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ताप बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण कम होता है। ताप बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण कम होता है। और सिंपल से यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तो दाब को बढ़ा देने से रासायनिक अधिशोषण बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ा देने से हमें इन पर जो है प्रेशर जब ज़्यादा मिलेगा तो ये इनके मध्य की दूरी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इनके मध्य की जो दूरी क्या होती है, कम हो जाएगी। और जैसे दूरी कम हो जाएगी तो इनको क्रिया करने में बहुत आसानी होगी, आसानी से क्रिया कर सकते हैं। तो दाब बढ़ा देने से अगली हेडिंग डालेंगे दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव में लिखेंगे दाब बढ़ा देने से रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारे थे रासायनिक अधिशोषण एवं भौतिक अधिशोषण और एवं उनके गुण। मैंने आपको विधिवत रूप से समझाए। और यदि आपको समझ में आए हो तो आप लोग एक कार्य किया करें, जो मैं स्लाइड पे लगाता हूँ ये सभी स्लाइड्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट किया करें, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।